Hello dear students, how are you? Today we will discuss chapter number 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। प्रबल अम्ल होते हैं HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल होते हैं एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। क्षारक बेस ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं OH-। प्रबल क्षारक हैं कुछ NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्षार एल्कली। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, उदाहरण NaCl, KCl। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, इनका रंग या गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक के प्रकार प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम और गंधीय। प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी आदि। कृत्रिम ये रासायनिक पदार्थ हैं, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। गंधीय सूचक इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, प्याज, लौंग, तेल एटसेट्रा इनके उदाहरण हैं। सूचक प्राकृतिक सूचक देख सकते हैं आप इधर, लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, ये अम्ल को में लाल रंग कर देते हैं, ठीक है। और हल्दी कोई बदलाव नहीं करती है, लाल पत्ता गोभी का रस भी लाल रहता है। जबकि क्षारीय माध्यम में क्या कर देते हैं, नीला, लिटमस तो नीला हो जाता है और पत्ता गोभी का रस हो जाता है हरा और हल्दी हो जाती है लाल, ठीक है। हाइड्रेंजिया के फूल अम्ल में तो नीला रंग देते हैं और क्षार में गुलाबी। और फिनोल्फ्थलीन अम्ल में रंगहीन हो जाता है और क्षार में गुलाबी हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज लाल हो जाता है अम्ल में और क्षारक में पीला हो जाता है। और प्याज का रस, वनीला और लौंग का तेल ये गंधीय सूचक हैं, इनकी कोई गंध अम्ल में तो कोई खास परिवर्तन इनमें नहीं होता, सेम ही गंध रहती है, लेकिन क्षार में इनमें गंध समाप्त हो जाती है, कोई गंध नहीं आती है, तो गंध समाप्त हो जाती है क्षार में। अम्ल की अभिक्रियाएँ तो ये शॉर्ट में लिखा गया है कि धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, और धातु के साथ लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। धातु ऑक्साइड के साथ लवण और जल देता है, और क्षार के साथ लवण और जल देता है, उदासीनीकरण होता है। अब हम क्षार की अभिक्रियाएँ देख लेते हैं शॉर्ट में। ये धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस, धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और अम्ल के साथ लवण और जल, और अधातु ऑक्साइड के साथ लवण तथा जल देता है। अब आप देख सकते हैं क्षार और अम्ल और क्षारक, ये आपके राइट साइड है क्षारक और लेफ्ट साइड अम्ल है। सांद्र अम्ल है, आप देख सकते हैं इसमें दोनों में मैंने मेटल डाल दी है, अभी इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब चूँकि सांद्र अम्ल जो है मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता, थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, बट इसमें पानी डालते नहीं है, पानी डालेंगे तो ये ऊपर उछल के आ जाएगा, बट सावधानी से मैंने थोड़ा सा पानी डाला, आप देख सकते हैं क्या हुआ, एकदम से अभिक्रिया शुरू हो गई पानी डालते ही। तो कभी भी अम्ल में, सांद्र अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, पर मैं आपको मिला के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कितना हानिकारक हो सकता है। देखो एकदम से ऊपर आ रहा है। अब ये तनु हो गया तो इसकी रिएक्शन शुरू हो चुकी है धातु के साथ, दोनों ही हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, दोनों ही कोरोसिव हैं, क्षय कारक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ दोनों हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों यहाँ आप देख सकते हैं धातु की अभिक्रिया में।
अम्ल के साथ अम्ल धातु के साथ लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है, और क्षारक के साथ भी क्षार प्लस धातु इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहाँ आप एक एक्टिविटी में और करवाता हूँ। आप देख सकते हैं HCl प्लस Zn जिंक ले लिया मैंने, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ये देखो बुलबुले के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें मैंने पानी में जहाँ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठ रहे थोड़ा साबुन भी डाल दिया है, ताकि बुलबुले जो उठ रहे हैं वो झाग के रूप में इकट्ठे हो जाएं ऊपर। देखो ऊपर झाग के रूप में इकट्ठे हो गए, ताकि अब हम इसका टेस्ट कर सकें, पॉप साउंड वाला टेस्ट। झाग के रूप में बुलबुले इकट्ठे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पॉप साउंड आएगी अभी। यह आपने देखा। अच्छा, सभी अम्ल धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते। नाइट्रिक एसिड जो अम्ल है वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको वो ऑक्सीडाइज कर लेता है, ऑक्सीकृत कर लेता है। और अब मैंने नाइट्रिक एसिड में जो मेटल डाला है, मेटल का पीस, तो इसमें से निकल लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑरेंज कलर की गैस आप देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस जल। कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl 2HCl इज इक्वल टू CuCl2 प्लस H2O। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण है इनके कॉपर ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्ल के साथ और क्षार के साथ। अम्ल के साथ है 2HCl प्लस Na2CO3 इज इक्वल टू 2NaCl प्लस CO2 H2O, यानी लवण तथा जल बनाते हैं। और धातु बाइकार्बोनेट के साथ HCl प्लस NaHCO3 इज इक्वल टू NaCl CO2 H2O, और क्षार के साथ इनकी कोई अभिक्रिया नहीं होती। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल। CO2 प्लस Ca हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस आयन H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H प्लस H2O इज इक्वल टू H3O प्लस। HCl प्लस H2O इज इक्वल टू H3O प्लस Cl माइनस। जल की उपस्थिति में क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, आप देख सकते हैं। लेट अस डिस्कस नाउ pH स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P है पुंसास और पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। अगर pH 7 है तो उदासीन है, और 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षारक इज इक्वल टू लवण प्लस जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदाहरण है NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक बनाते हैं अम्लीय लवण और जल। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक बनाते हैं क्षारीय लवण प्लस जल। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक बनाते हैं उदासीन लवण प्लस जल, और दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक बनाते हैं उदासीन लवण प्लस जल। दुर्बल अम्ल आप देख सकते हैं, ये CH3COOH और H2CO3। इसमें H आयन की मात्रा कम है और इधर दाईं तरफ बढ़ती जा रही है। HCl और H2SO4 और HNO3 में H आयन की मात्रा। ऐसे ही आप देख सकते हैं NH4OH में कम है OH आयन की मात्रा, और NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बढ़ती हुई OH आयन की मात्रा। यदि pH 7 है तो उदासीन होगा, और अगर 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती हुई, और अगर 7 से ज़्यादा pH बढ़ रहा है तो क्षारकीय प्रकृति बढ़ती हुई,
और H+ आयन की सांद्रता में कमी आएगी 7 से ऊपर जाने में, और 7 से कम होने में H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती रहेगी। दैनिक जीवन में pH का महत्व। रक्त और हमारा शरीर 7 से 7-8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास रेंज में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाए तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के हानियाँ। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारों का उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। मिट्टी की अम्लता। कई बार किन्हीं कारणों से अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का pH मान कम हो जाने से इस भूमि से अच्छी उपज नहीं मिलती। चूँकि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधों को नुकसान पहुँचता है, जिससे फसल अच्छी नहीं होती। इसके लिए इसमें चौक या चूना पाउडर डाल सकते हैं। अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। pH का महत्व हमारे आमाशय से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी है। यह भी एक विशिष्ट pH पर उदर को बिना हानि पहुँचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे उदर का pH परास लगभग 1.5 से 3.5 के बीच कार्य करता है। इनमें भी ये निम्न 2 स्थितियाँ होती हैं। एक तो अल्प अम्लता, जिसमें कि भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। दूसरी ये है कि अति अम्लता, हाइपर एसिडिटी। उदर में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न की स्थिति में व्यक्ति उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव करता है। इस दर्द या जलन से मुक्त होने के लिए एंटासिड लेना पड़ता है। एंटासिड यानी प्रति अम्ल औषधि। एंटासिड अम्ल के प्रभाव को कम करने वाले दुर्बल क्षारक होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक एंटासिड के संघटक में शामिल होते हैं। ये अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ये हम और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे इनो वगैरह। दंतशय। सामान्यतः मुंह का pH 5.5 रहता है। यदि इसका मान 5.5 से कम हो जाए तो दंतशय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनामल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह दांतों की बाहर से बचाव करता है। जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है। मुंह का pH कम होने का कारण क्या है? जब हम भोजन या कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थ रह जाते हैं, जिस पर मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया उसका निम्नीकरण करते हैं और इससे अम्ल उत्पन्न करते हैं। ये अम्ल इनेमल को नष्ट कर देता है, जो कि दंतशय का प्रमुख कारण है। इससे बचने के उपाय अब हम डिस्कस कर लेते हैं। दंतशय से बचाव के लिए भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसका बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षार के दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंतशय को रोका जा सकता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इसके एनोड से क्लोरीन गैस और कैथोड से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसके कैथोड के पास बनता है। यह आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O = NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर बन रही है। आप ये देख सकते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है। साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है और इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है। स्विमिंग पूल में PVC, CFC और कीटाणुनाशक बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग रोगाणुनाशक बनाने में भी किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मार्गरीन बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग खाद के लिए अमोनिया बनाने के लिए भी किया
जाता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त क्लोरीन और सूखे पुजे हुए चूने की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। विरंजक चूर्ण के प्रयोग। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? लेट्स डिस्कस नाउ। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के, मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। बेकिंग सोडा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इज इक्वल टू अमोनियम क्लोराइड NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक दुर्बल असंसारक सारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। 2NaHCO3 इज इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही खाने को उला देती है। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है और कभी कभी इसका उपयोग खाने को सीखता से पकाने के लिए भी किया जाता है और बेकिंग इंडस्ट्रीज में तो इसका यूज़ होता ही है। बेकिंग पाउडर का निर्माण बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण प्रदान करता है, जिसकी निम्न अभिक्रिया होती है। आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। NaHCO3 प्लस H प्लस आयन, ये टार्टरिक एसिड का है। आयन जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो ब्रेड या केक को फुलाने, स्पंजी बनाने या मुलायम बनाने में काम आता है। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O इज इक्वल टू Na2CO3 10H2O। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनाकर ठोस प्रदान करता है। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट प्लस 1.5 H2O यानी डेड वाटर इज इक्वल टू कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण कॉपर सल्फेट 5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। सोडियम कार्बोनेट 10H2O में क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। कैल्शियम सल्फेट 2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं।